प्रणाम मित्रों, मैं हूं विकास सक्सेना। सामाजिक एवं राजनीतिक घटनाओं के विश्लेषण के यूट्यूब चैनल चैतन्य में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विकास की बात। आज हम लोग बात कर रहे हैं संसद के विशेष सत्र में पहले दिन पेश किए गए नारी शक्ति वंदन विधेयक के बारे में। कल गणेश चतुर्थी के दिन इस विधेयक को पेश किया गया और आज सुबह से इस पर चर्चा हुई। चर्चा की शुरुआत की कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी ने। उन्होंने बहुत से सवाल उठाए इस विधेयक को लेकर के। उन्होंने अपने भाषण में ये बताने की कोशिश की कि स्थानीय निकाय के चुनावों में महिलाओं को आरक्षण देकर महिलाओं को राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने की सबसे पहली कोशिश स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने की थी। लेकिन अपने इस भाषण के दौरान उन्होंने जो सवाल उठाए वो बड़े महत्वपूर्ण हैं और उनको समझना होगा। कुछ इसी तरह के सवाल जो हैं वो जब लास्ट में बोलने के लिए आए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी, तो उन्होंने भी उठाए। तो पहले सोनिया गांधी जी के सवालों पे आज हम चर्चा करेंगे, फिर जो बातें राहुल गांधी जी ने कही उनका क्या मकसद है, ये बातें क्यों कही गई, और उनके फिर जो जवाब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिए उस पर आज हम लोग थोड़ी थोड़ी अंक में चर्चा करेंगे। सोनिया गांधी जी का कहना था कि बहुत लंबे समय तक महिलाओं को इंतजार करना पड़ा है, अब और ज़्यादा इंतजार ना करना पड़े। कितने साल और इंतजार करना पड़ेगा? 2 साल, 4 साल, 6 साल, 8 साल। इसी भाषा में उन्होंने ये सवाल उठाया। उन्होंने ये भी कहा कि महिलाओं को जो अधिकार दिया जाना है इस विधेयक में ओबीसी यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। ये सवाल थे सोनिया गांधी जी के। इसके बाद जब शाम के समय में राहुल गांधी जी बोलने आए, और राहुल गांधी जी की एक और खास बात समझ लीजिए, वो अपना भाषण देने के बाद जैसे ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने बोलना शुरू किया, तुरंत ही वो उठकर सदन से बाहर चले गए। यानी कि वो प्रश्न तो उछालते हैं लेकिन उसका उत्तर सुनना नहीं चाहते, और वो ये समझना नहीं चाहते कि जो उनकी शंकाएं हैं उनका वास्तव में समाधान क्या है। इसीलिए वो एक ही बात को बार बार बोलते रहते हैं और ये समझ नहीं पाते कि क्या सही है और क्या गलत। नारी शक्ति वंदन विधेयक के दौरान भी वो अडानी का मुद्दा उठा रहे थे। हैरानी की बात है, अब ये उनकी राजनीतिक समझ है। लेकिन उन्होंने जो एक बात कही कि इसमें कास्ट सेंसस करा के महिलाओं के लिए आरक्षण देने की व्यवस्था की जानी चाहिए। महिलाएं कौन सी? ओबीसी वर्ग की, अन्य पिछड़ा वर्ग की। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि परिसीमन को डिलिमिटेशन की जो बात कही जा रही है और जिसकी वजह से इसे सन 2024 में लागू नहीं किया जा रहा है लोकसभा चुनाव में, ये गलत है। उनका कहना था कि ये तो अभी लागू कर दिया जाए, किसी भी प्रकार की इसको टालने की कोई जरूरत नहीं। जो वर्तमान सीटें हैं 543, उन्हीं पर इसको लागू कर दिया जाए। इसका जवाब जो अमित शाह जी ने दिया, पहले वो भी जवाब बता दूं फिर मैं इसके आगे बात करूंगा। उन्होंने पहला सवाल जो था कि इसमें इतनी देरी क्यों हुई। देश की आज़ादी के लिए 75 साल हो चुके हैं, और यही नहीं, 1996 में पहली बार जब श्री HD देवेगौड़ा जी की सरकार थी तब महिला आरक्षण बिल पेश किया गया था सदन में, लेकिन वो पास नहीं हो पाया। इसके अलावा उसके बाद 2 बार श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा, उनकी सरकार के द्वारा इस विधेयक को पारित करवाने की कोशिश की गई, लेकिन वो बिल पास नहीं हो पाया। उस समय सदन में जो घटनाएं घटी थीं वो पूरे देश को शर्मसार करने वाली थी। इसके बाद एक बार कोशिश की पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी ने, उनकी सरकार ने भी इस बिल को पास करवाने की कोशिश की और राज्यसभा में पारित हो गया, लेकिन लोकसभा तक ये बिल नहीं पहुंच पाया क्योंकि उनके ही तमाम समर्थक जिनके दम पर वो सरकार चल रही थी वो इस विधेयक को पास नहीं होने देना चाहते थे। वो महिलाओं के लिए आरक्षण देने के पक्षधर नहीं थे। तो देरी क्यों हुई, इसका सवाल तो ये दिया। दूसरा सवाल था कि आखिर महिलाओं के लिए जो ये आरक्षण मिलने वाला है ये सन 2024 के चुनाव से क्यों नहीं मिल रहा है, इसे 2029 तक का इंतजार क्यों करना पड़ेगा। तो अमित शाह जी ने बताया कि भाई संवैधानिक प्रावधानों के मुताबिक
जो नया डिलिमिटेशन होना है, परिसीमन होना है, वो 2026 में होना है। इससे पहले ये डिलिमिटेशन या परिसीमन हो ही नहीं सकता। इसके लिए परिसीमन आयोग बनाया जाएगा। अगर हमने संवैधानिक प्रावधानों के विरोध कोई काम किया तो वो उचित नहीं है। भाजपा के नेताओं ने ये समझाने की कोशिश की, जो भी उसमें वक्ता थे, कि अगर संवैधानिक प्रावधानों के विरुद्ध इस कानून को बनाया गया, महिलाओं को आरक्षण दिया गया, तो कुछ लोग जाकर सुप्रीम कोर्ट में इसे चैलेंज करेंगे और जिसके बाद इसको संवैधानिक कसौटी पे कस पाना मुश्किल हो जाएगा और ये कानून रद्द हो जाएगा। इसकी संभावना है। इसके अलावा एक बात और कही, उन्होंने कहा अगर परिसीमन कराए बिना ही हम वर्तमान में जो सीटें हैं उसी पर आरक्षण लागू कर दें 33% का, तो कौन सी सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होगी और कौन सी सीट सामान्य रहेगी, ये भी एक बड़ा सवाल होगा। अगर कोई ऐसी सीट जिससे, जैसे उन्होंने उदाहरण देके बताया, मान लीजिए वायनाड की सीट जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाए, तो राहुल गांधी जी कहेंगे कि भाई पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत मेरी सीट के लिए आरक्षित कर दिया गया। ये कहना था अमित शाह जी का, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ। ऐसे ही उन्होंने उदाहरण हैदराबाद का भी दिया, जहाँ से सांसद हैं AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी जी। तो बोले अगर बिना परिसीमन कराए, परिसीमन आयोग तो जाएगा, एक एक राज्य में जाएगा, वहाँ पे लोगों से बात करेगा, समझेगा कि क्या परिस्थितियाँ हैं, उसके आधार पर यह तय होगा कि कौन सी सीट आरक्षित होगी और कौन सी अनारक्षित होगी। बोले इसीलिए परिसीमन होने के बाद सन 2026 में जब वो हो जाएगा तभी इसके लिए करना बेहतर है। मन मर्जी से बिना पारदर्शिता के अगर आरक्षण लागू किया गया और कुछ सीटों को आरक्षित कर दिया गया तो इसमें ज़्यादा अव्यवस्था फैल जाएगी। तो बात जो थी अमित शाह जी की वो समझ में आने वाली थी। लेकिन जो मैंने कहा कि बंटवारे की जो कोशिश की, एक तो ये महिलाओं के लिए भड़काने की कोशिश की गई कि आपको जो अधिकार मिलने की बात हो रही है उसे अनावश्यक देर करने की कोशिश की जा रही है। तो जो ये देर नहीं है, वो कह रहे हैं कि अभी कम से कम अगर ये प्रस्ताव, ये कानून पास हो जाता है, ये कानून बन जाता है, तो आज नहीं तो कल, साल, 2 साल, 3 साल में महिलाओं के लिए आरक्षण मिल जाएगा। लेकिन जिन्होंने 70 साल तक, या कहें कि जिनका लगभग 60 साल इस देश पे शासन रहा, उन्होंने इस बारे में सोचा भी नहीं, और सोचा तो आधे अधूरे मन से सोचा। क्या ये जवाब उनको नहीं देना चाहिए? ये तो बड़ा सीधा सा सवाल है। लेकिन आज सवाल वो लोग उठा रहे हैं, आपको याद होगा कि राम मंदिर वाले मामले में जो लोग राम मंदिर के निर्माण का विरोध कर रहे थे, श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के खिलाफ थे, वही लोग बड़ी जोर जोर से टीवी की बहसों में कहा करते थे कि बीजेपी वाले और संघ वाले नारा तो लगाते हैं कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, और इसके आगे वो जोड़ते थे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। तो ये कहने वाले वो लोग थे जो श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के खिलाफ थे और अयोध्या में राम मंदिर निर्माण होने देना नहीं चाहते थे। वही लोग आज ये कह रहे हैं कि महिला आरक्षण को लटकाने के लिए सरकार जो है नए परिसीमन का सहारा ले रही है और ये कह रही है कि हम 2024 से इसे लागू नहीं करेंगे। सवाल मंशा पे ये उठाए गए। इसके अलावा ओबीसी आरक्षण की बहुत ज़्यादा बात की गई। बहुत सारे नेताओं ने, सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी ने तो कहा ही कि कास्ट सेंसस यानी कि जातीय जनगणना कराई जाए और महिलाओं के लिए, अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाएं हैं, उन्हें आरक्षण दिया जाए। उन्होंने ये भी कह दिया कि परोक्ष रूप से कि भाजपा जो है वो अन्य पिछड़ा वर्ग की विरोधी है। तो अमित शाह जी ने अपने भाषण में बड़े स्पष्ट तौर पे बताया कि चाहे संसद हो गई या राज्यों के विधानमंडल हो गए, दोनों ही स्थानों पर भाजपा के जो प्रतिनिधि हैं उनकी संख्या बहुत अधिक है, 33% से भी ज़्यादा है अन्य पिछड़ा वर्ग की। उन्होंने पूरे आंकड़े गिनाए और बताया कि उनके कितने प्रतिनिधि जो हैं वो इन सदनों में मौजूद हैं। इसके अलावा उन्होंने जो बात कही उससे तो मेरे ख्याल से वो तमाम क्षेत्रीय दल और कांग्रेस खुद को शर्मिंदा महसूस कर रही होगी, क्योंकि उन्होंने कहा
कि भाजपा पहली पार्टी है जिसने अपने सांगठनिक ढांचे में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण दिया है। और सिर्फ इतना ही नहीं कहा, सदन की कार्रवाई का हिस्सा है। उन्होंने तो ये भी कह दिया वो आखिरी पार्टी भी है, यानी कि उन्हें ये उम्मीद ही नहीं है कि कोई अन्य दल अपने सांगठनिक ढांचे में महिलाओं को 33% आरक्षण देगा, 1/3 का आरक्षण देगा। फिर इसके आगे बढ़ते हुए उन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से ओबीसी के बढ़ावा देने के लिए, एससी और एसटी वर्ग की महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि केवल 3 कैटेगरी होती हैं सदन में, जो प्रतिनिधिगण होते हैं। एक वो अनुसूचित जाति वर्ग से आते हैं, एक अनुसूचित जनजाति वर्ग से आते हैं और एक सामान्य वर्ग से आते हैं। और तीनों ही श्रेणियों में 33% आरक्षण देने की व्यवस्था महिलाओं के लिए इस विधेयक में की गई है। तो जो लोग अभी तक कभी प्रत्यक्ष रूप से और कभी परोक्ष रूप से महिलाओं को मिलने वाले आरक्षण पर रोक लगाने की कोशिश करते रहे, उसमें बाधक बनते रहे, एक बार फिर उन्होंने खड़े होते पहला सेंटेंस तो यही बोला कि हम इस विधेयक के पक्ष में हैं, लेकिन महिलाओं के मन में, अन्य पिछड़ा वर्ग के मन में एक बंटवारे का जो बीज बोने का उन्होंने प्रयास किया, ये काफी शर्मनाक था। वो किसी तरीके से ये चाह रहे थे, चाहे 33% से ज़्यादा आरक्षण देने की बात हो, कुछ हो, तरह तरह से ये कोशिश कर रहे थे कि इससे समाज में बंटवारा हो जाए और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को ये लगने लगे कि ये सरकार उनके खिलाफ है। हर जगह पे राजनीति नहीं करनी चाहिए। वैसे सामान्य तौर पर राजनीतिक दल जो भी क्रियाकलाप करते हैं उसमें सबसे पहले वो अपना राजनीतिक नफा नुकसान देखते हैं। इसमें कोई दल अपवाद नहीं है, चाहे भाजपा हो गई, कांग्रेस हो गई या अन्य क्षेत्रीय दल हो गए। लेकिन अगर कोई दल केवल ये सोचकर कोई भी काम करता है या केवल इसीलिए ही कोई काम करता है कि इसका उसको राजनीतिक लाभ हो जाए, तो ऐसे लोगों की मंशा देश की जनता बहुत जल्दी से समझ लेती है और वो बहुत जल्दी ऐसे लोगों को राजनीतिक हाशिए पर पहुंचा देती है। लेकिन अगर कोई भी राजनीतिक दल जब उस पर सत्ता है, जब उस पर शक्ति है, तो देश हित को आगे रखकर और जनहित को आगे रखकर के काम करता है, तो ऐसे लोगों को जनता अपने सर पर भी बिठाती है। हमें याद नहीं है कि सन 2014 से पहले कभी किसी ने प्रो इनकम्बेंसी यानी कि सत्ता के पक्ष में रुझान जैसे शब्द सुने हों। हमेशा चुनाव में ये सुना जाता था एंटी इनकम्बेंसी, सत्ता विरोधी रुझान। लेकिन लगातार अब ये सुनाई देने लगा है कि सत्ता के पक्ष में रुझान है। तो ये तब होते हैं जब सरकारें जनता के हितों को ध्यान में रखकर काम करती हैं। आपको याद होगा सन 2016 में जब अचानक 8 नवंबर की रात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये घोषणा की कि 500 और 1000 के नोट आज रात 12 बजे के बाद से लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, तो तमाम विश्लेषक इस बात को कह रहे थे कि ये तो मोदी ने आत्मघाती कदम उठा लिया है, क्योंकि अगले साल यानी 2017 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव होने थे। ये देश का सबसे बड़ा राज्य है। उन्हें लग रहा था कि जिस तरह से देश की जनता 2-2 पैसे के लिए, 2-2 हज़ार रुपए के लिए लंबी लंबी कतारों में बैंक के सामने खड़ी हुई है, उसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ये बताया कि ये कदम जो उसने उठाया है ये देश हित में है। इससे तमाम प्रकार की अनियमितताएं, आर्थिक अव्यवस्थाएं खत्म होंगी, आतंकवादी गतिविधियों पर रोक लगेगी, और जनता ने उनकी बात को स्वीकार किया। तो अगर राजनीतिक लाभ देखा जाता तो फौरी तौर पे तो सब लोग कह रहे थे कि इस कदम का राजनीतिक लाभ होगा, लेकिन जनता को वो कदम पसंद आया। उन्होंने कई घंटे लाइन में खड़े होकर 2-2 हज़ार रुपये लेने के लिए जो प्रयास किए थे उसको भुला दिया, और उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत से भाजपा सत्ता में आई और यहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि केवल अगर आप राजनीतिक लाभ हानि की दृष्टिकोण से कोई काम करेंगे
तो जनता उसको भी पसंद नहीं करेगी। और जब आप जनता के हित को सर्वोपरि रख करके काम करते हैं तो जनता उसे पसंद भी करती है और उसका आपको राजनीतिक लाभ भी देती है। ये तो स्वाभाविक सी बात है। जिस काम से जनता को लाभ होगा, जनता को लगेगा कि हमारे हक की आवाज़ जो है वो सत्ता के प्रतिष्ठानों से भी उठाई जा रही है, तो वो उसके पक्ष में खड़े होंगे। तो आज नारी शक्ति बंधन विधेयक जो है वो कानून बनने के एक कदम आगे बढ़ गया है। सभी को बधाई। और ये 15 साल के लिए आया है व्यवस्था। उम्मीद ये है कि जब ये 15 साल पूरे हों तो महिलाएं इतनी सशक्त हो चुकी हों राजनीतिक तौर पर, और विधानमंडलों में और संसद में उनका इतना प्रतिनिधित्व हो चुका हो कि भविष्य में इस आरक्षण को और ज़्यादा आगे बढ़ाने की आवश्यकता ना पड़े। महिलाएं स्वयं ही सीटों से चुन करके विधानमंडलों में और संसद में पहुंचना शुरू हो जाएं। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे ये भी अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर दबाइए। धन्यवाद। प्रणाम।